नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन आवाज समाचार आपके लिए, क्योंकि यहां पर हैं अपडेटेड और ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रामलला का गर्भगृह में प्रवेश, 22 जनवरी को राम यंत्र पर विराजेगी मूर्ति। अयोध्या में अलग अलग पूजा और कर्मकांड में जुटे राम भक्त, तैयारी अंतिम चरणों में। प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों को हाफ डे की छुट्टी। इधर पीएम मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट किया जारी। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद। आज शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में लौटी थोड़ी रिकवरी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में दूसरे दिन भी दबाव। सेंसेक्स 314 तो निफ्टी 110 पॉइंट गिरकर बंद। ईडी के चौथे समन पर भी हाजिर नहीं हुए केजरीवाल, नोटिस को बताया गैरकानूनी। कहा ईडी का मकसद गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से रोकना, शराब घोटाले में आरोपी नहीं तो समन क्यों। एयर स्ट्राइक पर ईरान पाकिस्तान में बड़ा टेंशन, पाकिस्तान ने भी किया जवाबी हमला। ईरानी राजदूत को भी निकाला। ईरान ने कहा हमले में 9 विदेशी नागरिकों की मौत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारी स्पेशल कवरेज राम उत्सव से। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी के लिए बड़ी घोषणा की है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हाफ डे छुट्टी का ऐलान किया गया है। 22 जनवरी को देश भर में केंद्र सरकार के सभी दफ्तर, संस्थानों, केंद्रीय औद्योगिक इकाइयां दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका मुहूर्त दोपहर 12:20 से शुरू हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर चुकी है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंच गई है। इस मूर्ति की स्थापना राम यंत्र पर की जाएगी। 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों का आज तीसरा दिन है। कल यानी 17 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलो वजन की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर में लाया गया था। मूर्ति को परिसर भ्रमण भी कराना था, लेकिन भारी होने के चलते इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की प्रतीकात्मक मूर्ति को परिसर में घुमाया गया। तो अयोध्या में लक्ष्मण रॉय के पास चलेंगे और लेंगे इस वक्त का अपडेट। तो लक्ष्मण, ये बताएं कि रामलला की प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसकी तैयारियां जोरों पर है। क्या आलम है, क्या माहौल है इस वक्त अयोध्या में? देखिए, आज सुबह से मैं यहाँ राम मंदिर के जो नए मंदिर बनने वाले हैं, नए रामलला का यहाँ पे स्थापना होनी है, उसके आसपास घुमा, हनुमानगढ़ी घुमा, अयोध्या के कई सड़कों पे गया। तो मुझे ये साफ तौर से एहसास हुआ कि जैसे जैसे 22 तारीख का समय नज़दीक आ रहा है, लोगों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल है। बिल्कुल लगता है कि उत्सव सा पूरा अयोध्या सज गया है और देर रात तक यहाँ पे सजावट का काम, साफ सफाई का काम चल रहा है। और कल देर शाम में यहाँ पे रामलला की नई प्रतिमा आई और आज गर्भगृह में रखा जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे प्रतिष्ठान की शुरू की जाएगी और उसके बाद पूजन का अलग अलग विधि के द्वारा पूजन की शुरुआत हो रही है। और पूरे यहाँ पे कहें कि अलग अलग जगहों से महंत का आने का सिलसिला जारी है। दूर दराज से लोग अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने। तो मुझे लगता है कि पूरा अयोध्या जो है इस वक्त राममय हो चुका है और इस वक्त जो है सो सबसे ज़्यादा अब फोकस प्रशासन का 2 चीज़ों पर है कि तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जाए और दूसरा कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता किया जाए। यही वजह कि जगह जगह बैरिकेटिंग की जा रही है। अब गाड़ियों के आने जाने पे, लोगों के आने जाने पे थोड़े बहुत शिकंजा यहाँ पे कसा जा रहा है। और जैसे जैसे 22 तारीख का समय नज़दीक आएगा, मुझे लगता है कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पूरे अयोध्या को एक तरह से सील कर दिया जाएगा। कुछ पहले से जिनको अनुमति मिली है उन्हीं लोगों का आने जाने का सिलसिला रहेगा यहाँ पे। और यही वजह है कि हर तरफ जो है सायरन की आवाज़ गूंज रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तो लेकिन ये बात ज़रूर है कि अयोध्या के स्थानीय हों, अयोध्या के आसपास के लोग हों या फिर बाहर से आने वाले लोग हों, हर किसी के अंदर एक अजीब सा, एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो क्यों ना हो ये उत्साह, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है इस मंदिर में। तो ये एक बड़ा अवसर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े थे सीधे अयोध्या से और
वहां से बता रहे हैं पल पल की जानकारी कि किस तरीके से हो रही है तैयारी। इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जैसा हमने कहा जोरों पर है। हर कोई अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। अपनी भक्ति दिखाने के लिए लोग कई तरह से भगवान श्री राम को खुश करने में भी जुटे हैं। इसी कड़ी में रामलला को भोग लगाने के लिए सीतापुर से 201 किलो के मोतीचूर के लड्डू लाए गए हैं। इनमें से एक लड्डू 101 किलो का है। देखिए अयोध्या से लक्ष्मण रॉय की ये खास रिपोर्ट। देखिए यहाँ का माहौल कैसा है। ये माहौल है दरअसल 201 किलो का लड्डू यहाँ पे लाया गया है रामलला को चढ़ाने के लिए। लड्डू कहाँ से लाए हैं? हाँ, हम सीतापुर से आए हैं और नैमिषारण्य की भूमि से, जहाँ पे सारे हिंदू के हमारे जो ज्ञान है उसको लिपिबद्ध किया गया था और वहाँ पे श्री राम भी आए थे उस नैमिषारण्य के वन में। उस पावन धरा से लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर हम यहाँ पे 201 किलो लड्डू लेकर आए। ये 201 किलो का लड्डू है। कौन सा है? ये 101 किलो का लड्डू है। ये 101 और ये 10 किलो के हैं। ये 101 किलो का लड्डू है और बाकी 10-10 किलो का लड्डू है। रामलला जी को भोग लगेगा इनका। हम रात चले थे और अब सुबह आके अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। लड्डू किस चीज का बना है? मोतीचूर बूंदी का देसी घी के लड्डू बना के लाए। मोतीचूर का लड्डू है, देसी घी का लड्डू है। बता दूं ये पूरे 201 किलो का लड्डू है और ये जो है 101 किलो का है और बाकी लड्डू छोटे छोटे हैं। और ये रामलला को चढ़ाने के लाए गए सीतापुर से और सीतापुर से खास रिश्ता है रामलला का और उसी रिश्ते के तहत ये भोग लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लक्ष्मण रॉय, अयोध्या। चलिए जी, तो कहीं से लड्डू तो कहीं से कपड़े, कहीं से धनुष बाण और क्या क्या नहीं पहुंच रहा है अयोध्या इस वक्त। तो 105 मीटर लंबी अगरबत्ती, 105 फीट लंबी अगरबत्ती हम पहले देख चुके हैं। तो ऐसी कई चीज़ें, अजूबी चीज़ें भी पहुंच रही हैं। पर इधर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। पूरा माहौल राममय हो चुका है और चारों तरफ रामधुन ही सुनाई दे रही है। अयोध्या और दूसरी जगहों से आने वाले लोग अपनी अपनी तरह से रामधुन में मग्न हैं। अयोध्या में कैसा है माहौल, जायजा लिया लक्ष्मण रॉय ने। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हर कोई अपने अपने तरीके से स्वागत करने की तैयारी में है। और यहाँ पे अयोध्या के रहने वाले कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने खास तैयारी की है इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से ही हैं। तो किस तरह की तैयारी, किस तरह स्वागत करेंगे भगवान राम का? चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए, पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए। चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर। चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर। बगिया में जाई के फलवा ले आई, बगिया में जाई के फलवा ले आई। आइए तो उनका खियाई हो अपने राम लला खातिर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। कितने साल से आप तैयारी करो बच्चे? हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से ही। क्या उम्र है आपकी? मेरे हैं 10 साल। 10 साल। इतने छोटे में इतने अच्छे गाते हैं। आप कब से तैयारी कर रही हैं? हम तो बचपन से ही भगवान की लाइन में आ गए। अच्छा, तो भगवान का पूजा करते हैं आप लोग डेली? जी जी डेली। कई सारे संत भी हमारे पास आए हैं। आप कुछ खास यहाँ पे ये क्या हल है, क्या कहेंगे? जी, ये हल है। मैं विश्व के पहले किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगीराज सरकार। ये विश्व का पहला अन्नदाता का किसान देवता का मंदिर है जो कि सबका पेट भरता है। क्या बात कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं 4 जाति ही बची हैं, इसमें से एक जाति अन्नदाता की। हाँ, उसी जाति से हम भी आते हैं। क्या पूरा देश आता है इसी जाति से? ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो किसान का पुत्र न हो। हमारे कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील गांव सराय महल से आ रहा हूं। वहीं पे मैंने विश्व का इकलौता किसान देवता का मंदिर बनवाया है। अच्छा, तो यहाँ पे अब राम प्राण प्रतिष्ठा कराने आए हैं। अयोध्या में आया हूं 2 संदेशों को लेकर के। प्रथम संदेश तो ये है कि भगवान रामलला 22 तारीख को यहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो भगवान राम आए क्यों थे, विषय यह है, प्रश्न ये है। तो भगवान राम धरती पर आए ही इसलिए थे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।
यानी गौ माता की रक्षा के लिए आए थे। जब धरती पर त्राई त्राई बची थी तो उन्होंने तब आए थे। तो वही संकल्प मैं लेके आया हूं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। इस मौके पे फिर से संदेश जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौ हत्या बंद करें। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी पर कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे और गौ हत्या रुकेगी। और जब गौ माता हमारी प्रसन्नता में रहेगी तो पूरा देश, पूरा विश्व जो है, हमारा भारतवर्ष एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। और तभी विश्व गुरु बनेगा जब हमारी गौ माता की रक्षा होगी। इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? कहना चाहेंगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इसमें कुछ मुझे लगता है मेरे तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं। इन्होंने जिन शब्दों में बयां किया, जिन शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करना चाहते हैं, वो अपने आप में सब कुछ कह जाता है। लक्ष्मण रॉय, अयोध्या। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को भगवान श्री राम से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। इसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के डाक टिकट शामिल है। प्रधानमंत्री ने श्री राम से जुड़े डाक टिकटों का संग्रहण भी जारी किया। इसमें 20 देशों के 48 डाक टिकटों का संग्रह है। पीएम मोदी ने कहा कि डाक टिकट ऐतिहासिक अवसरों, विचारों और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी, इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। तो अब बस कुछ ही वक्त बचा है। 3 दिन 20 घंटे 19 मिनट और ये लगातार हर पल घटते सेकंड्स, जहां पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का यह महोत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम इसके साक्षी बनेंगे। तो राम उत्सव, उसी का कवरेज है जो CNBC आवाज पर लगातार आपके लिए अयोध्या से सीधा पहुंच रहा है। चलिए बात करेंगे बाजार की। कल की गिरावट के बाद आज भी बाजार में गिरावट जारी रही और इसी के साथ सेंसेक्स आज 314 अंक गिरा और 71,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 110 अंक गिरकर 21,462 पर। आज सबसे ज्यादा दबाव मेटल, बैंकिंग, IT शोरों में रहा। वहीं फार्मा, रियल्टी और ऑटो इंडेक्स में आज हल्की बढ़त देखी गई। आइए थोड़ा और अपडेट लेते हैं, हमारे साथ है सुमित। तो सुमित, किन सेक्टर्स और शेयर्स में आज एक्शन सबसे ज्यादा दिखा? देखिए आज भी बाजारों में रहा तो थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन हाँ फिर भी रिकवरी मोड कह सकते हैं जब आपकी आता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं था मार्केट में। तो अगर टॉप गेनर्स की बात किया तो थोड़ा IT, थोड़ा फार्मा, थोड़ा ऑटो, सब थोड़ा थोड़ा चलते हुए दिखाई पड़े। सन फार्मा 3% ऊपर, टेक महिंद्रा 2% ऊपर, सिप्ला 2.5% ऊपर और टाटा मोटर्स करीब 1.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में L&T इन्फोटेक माइंट्री नंबर्स के बाद 11% नीचे, NTPC 3.5% नीचे, HDFC बैंक 3.5% नीचे और टाइटन करीब 2.5% बिकवाली यहाँ आते दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक करीब 12% ऊपर, शोभा लिमिटेड 11% ऊपर, वैभव ग्लोबल 10% ऊपर और एप्टस वैल्यू हाउसिंग करीब 6.5% की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में IEX करीब एक ऐसा नाम 7% नीचे रहा, आलोक इंडस्ट्री 6% नीचे रहा, ITI 6% नीचे रहा और हैप्पीएस्ट माइंड नंबर्स के बाद करीब 5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज फिर HDFC बैंक और L&T इन्फोटेक माइंट्री, इन दोनों के नंबर्स की वजह से थोड़ा प्रेशर रहा मार्केट में, लेकिन साइमल्टेनियसली ओरेकल जैसे शेयरों ने भी एक जोरदार तेजी दिखाई।
जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और कुछ अब राजनीति से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए। शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन भेजा है, लेकिन केजरीवाल ने पत्र लिखकर ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ही समन भेजे जा रहे हैं। वहीं आपने सवाल पूछा कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर उन्हें समन क्यों आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां क्यों हो रही है। इससे पहले भी ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी पिछले साल, 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मान और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक कोई बात बनी नहीं और बातचीत जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है। कहां फंस रहा है सीट शेयरिंग का पेंच? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर सीट बंटवारा बढ़ गया विपक्ष, आज का आवाज अड्डा। दावोस जहां पर चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वहां हमारी सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान बात कर रही हैं RBI गवर्नर शक्तिकांता दास से। Policy has to remain actively disinflationary till we reach the target of 4% on a durable or a sustainable basis, and that is our current stance. You see, ultimately, why are we working towards this 4% inflation? Because a stable inflation, a stable what we call price stability, provides the support, the required support. It acts as a bedrock for growth, for sustainable growth. Otherwise, you will have off and on data of growth doing well, then again slipping back. And a premature, you are right, absolutely right in saying that any premature pivot in our policy, it can be very, very costly for the economy. You know, you talked about growth, sir, and the NSO advanced estimate has pegged growth higher than the RBI's estimate. On the back of the data that we are looking at today, do you believe that there is an upside projection or growth could do better than your own estimates? You see, we said 7% for the current year. Yeah. Our earlier projection for current year, that is 23-24, was 6.5%. In October, in end October, when I said, in one of the events and followed up by our monetary policy statement, when we said 7%, our previous number was 6.5%, and I think the market was also around 6.5%. That time, 7% was seen as optimistic. But subsequently, the NSO, that data which came about a month later, so naturally they had a later period data, and NSO has access to several data to which we don't have access. Now 7.3, and in fact in the monetary policy conference, we had said, in fact the Deputy Governor had said that, it's actually 7% is a conservative estimate. Yes. So we were expecting that it can exceed 7%, but we wanted to be absolutely, absolutely sure about our number. Even for next year, I have said yesterday that the growth momentum is a momentum of economic activity is well maintained, and next year growth will be touching 7%. And when that happens, for 4 consecutive years, successive 4 years, India would have recorded a growth of 7% or more. So confident as far as growth is concerned? We are confident. Unless, we are confident, unless I am confident, I will not say. I will not speak about it. I'm sure about that. But let's talk about what's happening as far as the markets are concerned. And yesterday we saw a significant impact on the banking sector, on the banking stocks in specific. HDFC Bank came out with its numbers. There is a concern now as far as deposit as well as credit growth is concerned, and deposit growth not keeping pace with credit growth. Are you concerned about that? You see, our deposit growth, if you see the last 1 or 2 years, the deposit growth has been around 12 to 13%. Yes.
the credit growth has been about 15%. Now, obviously, you see, it's not that you get X amount of deposit and you extend that X amount as a loan. It's not like that. Each loan that you extend, money creates money. The money multiplier happens in the market. So obviously, the credit will be little, will always be little higher. Now the question is whether it is unduly higher or it is sort of has a correlation with your deposit base. At the systemic level, at the individual entity level, at the moment, we don't see any risks. We are doing our regular, our supervision has become much more intense. We have now an ongoing method of our supervision is ongoing. It's not once in a year annual inspection or annual supervision of the banks. So at the moment, the Indian banking sector at the systemic level is very robust. Even at individual entity level, it is very robust with regard to stock prices, the stock market prices. You see, stock markets have their own dynamics, and stock market, the prices, share prices in the stock market do not necessarily reflect the fundamentals of a company. I'm talking in general terms, not with reference to a particular bank. Generally, if you see, the stock prices are determined by so many other factors and do not necessarily reflect the fundamentals of a company. You have examples in every sector, whether it is the financial services or banking or any other sector you look at. There are companies with very strong fundamentals, but its share prices should be low, and the converse also happens. So therefore, it will not be correct to judge the health of a particular sector like banking in particular in terms of share prices, movement of share prices, and that too on a single day.